हिंदी गुरु चैनल देखने वाले मेरे सभी व्यूवर्स को योगी सुरेंद्र सिंह की तरफ से सत श्री अकाल एवं प्यार भरी नमस्कार। दोस्तों, मेरे पास सैकड़ों की संख्या में लगातार कॉल आ रही हैं कि सर 66-35 में जो हियरिंग 30 मार्च को हुई उसमें बोर्ड इशू। तो मैं आपकी एक एक जो क्वेरी है उसका समाधान करूंगा और कोर्ट में एक्चुअल में क्या हुआ वो मैं आपको बताऊंगा। बहुत सारे रूमर्स और पैनिक हो रखा है। मैं जिन इशू पर बात करूंगा उनमें से सबसे पहला इशू है रिक्रूटमेंट बोर्ड इशू। दूसरा है हाउ इज 66-35 डिफरेंट फ्रॉम 23-64। तीसरा है 5 मार्क्स केस इशू और सबसे मेन है रिक्रूटमेंट बोर्ड पर चर्चा करना। दोस्तों, मैं आपकी एक एक बात का जो है यहाँ डिस्कस करूँगा। उससे पहले कि मैं अपनी वीडियो शुरू करूँ, मेरा आपसे आग्रह है कि चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया, इसी प्रकार की सही ऑथेंटिक और लॉजिकल अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर लें ताकि आपको समय पर इन्फॉर्मेशन और अपडेट मिल सके। इसके साथ ही इसको शेयर कर दें ताकि जितने बच्चों को पैनिक है हर ईटीटी कैडर के बच्चे के पास ये पहुंच जाए। तो यदि आपको ये अच्छा लगे हर बात तो इसको लाइक ज़रूर कर दें। लाइक, आपके लाइक से आप शेयर करते हैं या कुछ और करते हैं तो उससे ज़्यादा नहीं, आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है। इसके साथ जो सबसे ज़्यादा मोटिवेशन मुझे मिलता है वो ये कि प्लीज़ किसी भी कमेंट से पहले पूरी सुने, स्किप कर कर के ना सुने, क्योंकि इश्यूज जो रेज होते हैं फिर वो बीच में छोड़ देने से मेन बात छूट जाती है। फिर आपको कहते हैं सर ये तो ऐसे क्या था, फिर आप क्वेश्चंस करते हैं या कॉल करते हैं। प्लीज़, तो सबसे पहला इशू है हमारा रिक्रूटमेंट बोर्ड इशू। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि कोर्ट में हुआ क्या। एक्चुअल कोर्ट में जो सीएम लगाई गई थी, सबसे पहले तो हमसे जहां गलती हुई मैं वो बता देता हूं। हमसे सीएम लगाने की ही गलती हुई। क्या गलती हुई कि जो ये ईटीटी कैडर है ना, वास्तव में इसका भी कोई ज़्यादा कसूर नहीं है। ये इतना इम्पेशेंस हो चुका है, अब धैर्य रहा नहीं, क्योंकि 23-64 स्टक डाउन होने के बाद सबको पैनिक है, सब पैनिक हैं। इसलिए इतना दबाव डालते हैं यूनियन पे भी, वकीलों पे भी, ना वो सही से देख पाते। जब ये सीएम लगी 20 मार्च के बाद, तो मेरे को आप ये बताइए 30 मार्च को इसकी सुनवाई थी, तो फिर सीएम का औचित्य ही क्या था। और सीएम लगा दी और 29 मार्च उसकी डेट दे दी। और 29 आप समझें, जब सीएम लगाई जाएगी तो उसका रिप्लाई भी तो दूसरी पार्टी को देना है और वो रिप्लाई के लिए डेट लेगी। यही इस केस में भी हुआ कि सीएम लगाई गई और सीएम लगाने के बाद उसी दिन 10 मिनट में आपको सबको पता 29 मार्च को क्या हुआ, 30 मार्च की डेट रख दी गई। और 30 मार्च की डेट में जो बातें हुई वो बातें वहाँ बिल्कुल ठीक ठाक बहस हुई, सारे फैक्ट्स कोर्ट के सामने रख दिए गए और सटे वैकेट करने के लिए जज साहब से रिक्वेस्ट कर दी गई। अब जो इशू था, बीएड के जो वकील थे उनके पास कहने के लिए उस दिन कुछ भी नहीं था। क्या कहते वो, लेकिन उनके पास 2 एक्सक्यूजेज बहुत बढ़िया थे। एक एक्सक्यूज था 23 जो आपने सीएम लगाई थी उस सीएम का रिप्लाई देने के लिए टाइम मांगने का। यदि सीएम नहीं लगाई होती तो उस दिन आर्ग्यूमेंट होती। एक बात। दूसरी, उन्होंने जो इश्यू उठाया रिक्रूटमेंट बोर्ड का, मैं आपसे उस बारे में चर्चा ज़्यादा करना चाहूँगा। एक जो रिक्रूटमेंट बोर्ड है वो खुद में ही एक अथॉरिटी है और ऐसे किसी आदमी के या किसी वकील के या किसी के भी वर्बली चैलेंज कर देने से कुछ नहीं होता। बोर्ड पर सवाल उठाने के लिए या बोर्ड को चैलेंज करने के लिए अलग से केस करना पड़ेगा। किसी केस में केवल कुछ कह देने से
आपने ऑर्डर देखा, ये ऑर्डर है, ये ऑर्डर पढ़ ले। इस ऑर्डर में कहीं भी बोर्ड से संबंधित कोई बात जज साहब ने कही हो। इस ऑर्डर में केवल दो बातें कही हैं। क्या? नोटिस इन द एप्लीकेशन ऑफ द वैकेशन मॉडिफिकेशन ऑफ द ऑर्डर डेटेड 29/10/2021 पास्ड इन इंडियन एंड मिस्टर नवदीप सिंह छाबड़ा डीएजी पंजाब एक्सेप्ट नोटिस ऑन बिहाफ ऑफ रिस्पोंडेंट 1/5, विकास चंद्र एडवोकेट एक्सेप्ट नोटिस ऑन बिहाफ 6/32 एंड प्रे द टाइम टू फाइल रिप्लाई। बस ले गए टाइम उन्होंने, तो ये मौका ही नहीं उनको मिलना चाहिए था। तो ये इस बात पे आपका दबाव था, अदरवाइज मेरे को जहाँ तक लगता है कि वकील साहब ने इस सीएम लगाने से जरूर मना किया होगा। चलो एनीवे, अब टाइम ले लिया, कोई बात नहीं। तो बात कर रहे थे हम बोर्ड के चैलेंज की। मैंने आपको बताया बोर्ड खुद में एक अथॉरिटी है और यहां एक अलग मामला है। आप समझने की कोशिश करें, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। पंजाब राजस्थान में एनसीटी रूल को चैलेंज किया। एनसीटी भी एक एटोनॉमस बॉडी है, जैसे आपकी जो बोर्ड है वो अपने आप में एक एटोनॉमस बॉडी है। अब वहाँ क्या होता है, यूनियन ऑफ इंडिया एक रिकमेंडेशन देती है और उस रिकमेंडेशन पर आनन फानन में एनसीटी के जो चेयरमैन हैं वो एक गजट नोटिफिकेशन जारी कर देते हैं बिना किसी प्रोसीडिंग के, और वो चैलेंज हो जाती है क्योंकि प्रोसीडिंग पूरी नहीं की, रूल पूरे नहीं फॉलो किए गए, और वो कवैस हो जाती है जोधपुर हाई कोर्ट में। क्यों? क्योंकि वो ऊपर से सिफारिश आई और सिफारिश के आधार पर वो कर दिया। अब मैं आपके बोर्ड की बात करता हूं। बोर्ड ने एक प्रपोजल दिया, रिक्रूटमेंट बोर्ड ने एक प्रपोजल बनाया कि सर्विस रूल में अमेंड होनी चाहिए, और सर्विस रूल में अमेंड का जो एजेंडा बनाया गया और उसका प्रपोजल सरकार के पास भेजा गया, पार्लियामेंट्री कमेटी के पास गया। वो जाके वहाँ से वो जो कैबिनेट है, नोट बना और कैबिनेट के पास गया। कैबिनेट से वो अमेंड होके रूल वापस सीएम के साइन हुए और कैबिनेट से अप्रूव होके वो वापस बोर्ड के पास आ गए। बोर्ड ने उनके आधार पर अपने सर्विस रूल में नोटिफिकेशन कर दिया और सर्विस रूल चेंज कर दिए। दैट्स इट। ये सारा की सारी जो प्रोसीडिंग थी ये लीगल थी। एक बात, अब जो मुद्दा उठ रहा है कि बोर्ड का, अब मैं इसमें आपको बताऊंगा कि इसलिए ये तो आप दिमाग से निकाल दें कि बोर्ड में किसी प्रकार की एबनॉर्मलिटी थी। वकील साहब के पास, बीएड के वकील साहब के पास कहने के लिए कुछ था नहीं, इसलिए 2364 का मुद्दा उठा के 2364 की जो कमेटी वाली बात है वो उठा दी, और केवल मामले को लटकाने के लिए। यदि उसमें कुछ इश्यू होता तो ऑर्डर में मेंशन होता, आप ऑर्डर पढ़ ले, इसमें कहीं कुछ भी मेंशन नहीं है। अब रही 2364 की बात, तो दोस्तों जो 2364 थी उसमें रिक्रूटमेंट बोर्ड ने गलतियां कर रखी थी, बहुत सारी एबनॉर्मलिटी थी उसमें। सबसे पहली एबनॉर्मलिटी क्या थी, जब जिस सर्विस रूल के आधार पर वो एडवर्टाइजमेंट की गई उस सर्विस रूल के आधार पर वो रिक्रूटमेंट होनी चाहिए थी। सिंपल सा फंडा, चाहे उसमें ईटीटी था या बीएड था, कोई मैटर नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ईटीटी या बीएड दोनों शामिल थे, रिक्रूटमेंट हो जाती, बात खत्म थी। लेकिन उसके बाद जो घटनाएं घटी वो सबसे ज़्यादा स्टक डाउन करवाने वाली थी। पहली घटना क्या घटी कि एक अमेंडमेंट की गई, उस अमेंडमेंट, उसके बाद दूसरी अमेंडमेंट की गई, उसके बाद तीसरी अमेंडमेंट की गई, किसमें? कोरिजेंडम डाल के एडवर्टाइजमेंट में, यानी कि एडवर्टाइजमेंट के कोरिजेंडम डाले गए। और एडवर्टाइजमेंट के कोरिजेंडम डालने के लिए मैं आपको बता देता हूँ, ये जो बोर्ड है ना, बोर्ड में जो अधिकारी बैठे हैं ये अपने आप को सुपर पावर समझते हैं। ये कुछ इनके सामने नियम रूल कुछ नहीं, बस बाद में हम करते रहेंगे। जबकि किसी भी अमेंडमेंट के लिए या किसी भी कोरिजेंडम के लिए कोई एक सिस्टम होता है, हर इंस्टीट्यूशन में एक सिस्टम होता है। पहले उसका प्रपोजल बनता है, जब रूल फ्रेम होता है उसका रेजुलेशन एजेंडा बनता है, एजेंडा रेजुलेशन बनता है, रेजुलेशन जो कमेटी होती है, चाहे वो बोर्ड हो
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो या कोई भी एक्सपर्ट कमेटी हो या काउंसिल हो, उस काउंसिल में जाता है। काउंसिल उस पर विचार करती है और उस विचार करके उसकी रिकमेंडेशन देती है, और वो रिकमेंडेशन जो वहाँ चेयरपर्सन होता है उसके सिग्नेचर होते हैं, और उसके सिग्नेचर होने के बाद वो वापस प्रिंटिंग के लिए और नोटिफिकेशन, गजट नोटिफिकेशन के लिए चली जाती है। ये प्रोसीडिंग होती है जो एनसीटी में नहीं हुई, जिसके कारण उसका खामियाजा। लेकिन बोर्ड में ये समस्या पहले जब कोरिजेंडम डाले गए 2364 के, तब ये समस्या वहाँ उठाई गई कि डायरेक्टर ने किसी भी कमेटी का गठन नहीं किया कोरिजेंडम के लिए, और उसके लिए कमेटी गठित की जानी चाहिए थी। इसलिए जो हाई कोर्ट था उसने 2364 को स्टक डाउन कर दिया कि प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो नहीं किया गया। यानी कि जिस तरह एनसीटी में 2018 रूल के लिए प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो नहीं किया गया, ठीक 2364 में एडवर्टाइजमेंट को अमेंड करने के लिए उसमें कोरिजेंडम डालते हुए किसी भी प्रकार का रेजुलेशन या किसी भी प्रकार का एक्सपर्ट कमेटी की कोई भी ओपिनियन के बाद वो नहीं किया गया। डायरेक्टर ने केवल अपने लेवल पर उनमें अमेंडमेंट या उनमें कोरिजेंडम डाल दिया। ये था 2364 का मुद्दा, जो कि जिसका सज़ा उसको भुगतनी पड़ी और वो स्टक डाउन होगी। मैं जो 2364 की बात देख रहे हैं ना, इंतजार करें, मैं उनको फिर बता देता हूँ। 2364 नहीं बहाल होने वाली। यदि बहाल होगी तो उसके लिए सरकार को कोई अलग से कोई विशेष बिल पास करना पड़ेगा, और मेरे को वो भी नहीं लगता। चलो एनीवे 2364 की बात हम अब नहीं करेंगे, डिमोरलाइज नहीं करेंगे। जो संघर्ष कर रहे हैं करते रहें, अपना टाइम जो एनर्जी लगा रहे हैं। तो बात कर रहे थे हम कैसे भी न है। अब ये थी बात 2364 की। अब हम बात करते हैं 6635 की। 6635 में 20 मार्च 2021 को, या शायद 20 मार्च ही था, एग्जैक्ट डेट मेरे को अभी, तो एक पंजाब गवर्नमेंट ने अपने सर्विस रूल में अमेंडमेंट कर दिया, और सर्विस रूल में अमेंडमेंट कैबिनेट के द्वारा होता है, और कैबिनेट खुद अपने आप में एक कमेटी है। तो कैबिनेट जब कमेटी है, कैबिनेट से बड़ी स्टेट में कोई कमेटी नहीं होती। कैबिनेट किसी कमेटी का गठन नहीं कर सकता, क्योंकि कैबिनेट खुद में ही एक कमेटी है, इसीलिए तो वो कैबिनेट है। कैबिनेट का मतलब क्या होता है? कैबिनेट का मतलब क्या होता है, आप समझा तो दें मेरे को। तो जब कैबिनेट खुद में एक कमेटी है और उसने एक अमेंडमेंट कर दी विचार करके कि सर्विस रूल में बीएड की ज़रूरत नहीं है, तो फिर और वो अमेंड होके रिक्रूटमेंट बोर्ड के पास चली गई, और बोर्ड को तो जो कैबिनेट ने मंजूर कर दिया उस पर काम करना है, और बोर्ड ने उस सर्विस रूल के आधार पर ही आपकी एडवर्टाइजमेंट जारी कर दी। और उस एडवर्टाइजमेंट में किसी भी प्रकार का कोई भी कोरिजेंडम बाद में नहीं डाला गया। तो बता दो किस कमेटी की ज़रूरत पड़ेगी? और जब कमेटी की ज़रूरत ही नहीं पड़ी और कोई कोरिजेंडम ही नहीं डाला, तो बोर्ड ने क्या गलती की? तो उसमें बोर्ड ने कोई गलती नहीं की। जब बोर्ड ने गलती नहीं की तो बोर्ड चैलेंज कैसे हो गया? तो इसलिए ये जो बात उठ रही है ये बिल्कुल निराधार और बेसलेस है। मैंने आपको बताया कि उनके वकील के पास कहने के लिए कुछ नहीं था, उनको टाइम चाहिए था, वो इसको लटकाना चाहते हैं, आगे खींचना चाहते हैं। कब तक? जब तक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन ना आ जाए तब तक वो खींचना चाहते हैं। इसलिए इसमें ज़्यादा पैनिक होने की किसी को कोई ज़रूरत नहीं है कि बोर्ड का कोई इशू नहीं है, बिल्कुल भी। और फिर यदि इशू है भी तो उसके लिए वकील है ना, आपके वकील हैं ना, अच्छे अच्छे वकील आपने किए हैं। बस उस पर ये जो आधा ज्ञान है ना, अध कचरा ज्ञान है, उसका प्रेशर मत डालें। वकीलों को अपने ढंग से काम करने दें। जो इसके एक्सपर्ट लोग हैं वो जाएं, एक या दो आदमी जाए वकील के पास, पहले दिन जाए, उससे टाइम ले, उसके साथ कोई मुद्दा है तो डिस्कस करे, और जो डिस्कस करने के बाद जो आपको आपका वकील सलाह देता है उसी अनुसार काम करें। देखिए, जो दावेदार होता है, जो केस करने वाला था, उसका काम है एविडेंस प्रोवाइड करवाना और अपनी बात को वकील के साथ शेयर करना, और वकील का काम है उस पे उन फैक्ट्स के अनुसार, लॉ के अनुसार अपनी बात को अपने ढंग से और सामने वाले वकील की रीडिंग करके, केस की रीडिंग करके अपनी बात को रखना।
यदि आप अपने ढंग से प्रेशर डालते रहेंगे तो फिर वो आपके ढंग से काम करेगा, वो अपने ढंग से क्यों करेगा। और हमें बहुत सी बातों की जानकारी नहीं होती, चाहे हम कितने भी इंटेलिजेंट क्यों नहीं हो, क्योंकि जो वकील है, जो मौके पर एडवोकेट है, उसी को ज़्यादा पता होता है कब क्या बोलना है और क्या कहना है। आपने देखा होगा, सुना होगा कि बीएड का जो वकील था उसने कहा कि मुझे तो नोटिस ही नहीं सर्व हुआ, जबकि ऐसा नहीं था, नोटिस उन्होंने लेने से मना कर दिया था। तो ये बात सामने आ गई कोर्ट में, और कोर्ट ने इस ऑर्डर में लिखा है कि रिसीव कर लिया। हालांकि उन्होंने रिसीव नहीं किया था, लेकिन फिर भी लिखा क्योंकि वहाँ पर वो हो गया। तो इसलिए ये था डिफरेंस 66-35 और 23-64 में। 66-35 बिल्कुल सेफ है, इसलिए किसी प्रकार को डरने और डाउट करने की ज़रूरत नहीं है। ये एक एक बात पूरे सिस्टम से मैंने आपको बता दी है। अगला इशू है 5 मार्क्स का, 5 मार्क्स का केस का। ये 5 मार्क्स जो केस इशू है, ये भी किसी भी प्रकार से कोर्ट में ठहरिए चल जाए, चाहे 5 साल या 6 साल, लेकिन अंततः इसका जो डिसीजन होगा वो डिसमिस होगा। 100% ये डिसमिस होगा। तो इसलिए इस बारे में भी किसी को पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। जो पैसे लगा रहा लगाए जाए। तो इसलिए बी पॉजिटिव, भर्ती को कुछ नहीं हुआ है। और रही बात 18 तारीख को भी देख लेना आप, यही होगा कि जो वकील है बीएड का वो टाइम लेने की कोशिश करेंगे। अब ये हमारे वकीलों की जिम्मेवारी है, हमारे एडवोकेट्स की जिम्मेवारी है कि वो उस दिन उसको बहस पर लेकर आएँ, आर्ग्यूमेंट पर लेकर आएँ और स्टे वैकेट करवाएं। एक तो ये बात थी। इसके अलावा और जो बात है, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि उन वकील का मेन मोटिव है कि इस केस में जो ये बोर्ड का इशू है ये शामिल कर लेना। जबकि मैंने आपको पहले बता दिया, बोर्ड के लिए, रूल के लिए अलग से चैलेंज करना पड़ेगा, उसका इस रिक्रूटमेंट से कोई संबंध ही नहीं है, कोई भी संबंध नहीं है। और दूसरी बात, यदि उसको चैलेंज किया जाएगा तो दोबारा से सिंगल बेंच में चैलेंज किया जाएगा। यहाँ वो चैलेंज नहीं हो सकता, यहाँ वो मुद्दा नहीं उठ सकता, क्योंकि उनके पास ऐसा कोई कमेटी का कोई इशू ही नहीं है। जो कमेटी की बात हो रही है ना, कमेटी जिसकी आवाज़ें गूंज रही हैं पूरे पंजाब में टीचर कम्युनिटी में, रिक्रूटमेंट बोर्ड को किसी कमेटी की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि उन्होंने कुछ कोरिजेंडम डाला ही नहीं। जब कमेटी की ज़रूरत ही नहीं तो कहाँ से कमेटी आएगी, बता दो मेरे को। इसलिए ज़्यादा मुद्दे मत उठाएं, और ज़्यादा काम टाइम पर होते हैं। एक रिक्रूटमेंट को 2-2, 3-3 साल लग जाते हैं प्रोसीडिंग में, और आपकी तो ये बहुत जल्दी हो रही है और मैटर चल रहा है। तो इसलिए जुलाई तक आप लोगों को, जब गर्मी की छुट्टियों के बाद आएंगे तो आपको, मेरे हिसाब से आपको अपॉइंटमेंट लेटर ज़रूर मिल जाएगा। एक बात और मुझे इस वीडियो में आप लोगों को बतानी थी, 5994 के बारे में। बहुत सारे जो +2 वाले बच्चे हैं उनको एक पैनिक है कि +2 1 अप्रैल से जो BA लागू हो गई पंजाब में। मैं इस पर एक अलग से बात करूंगा, क्योंकि जो नोटिफिकेशन है 16/10/2012 को +2 बेस पर जारी हो चुका है। तो इसलिए जब रिक्रूटमेंट भी जब तक वो रद्द नहीं होता, रिक्रूटमेंट भी 5994 केवल +2 बेस ही आएगी। एक बात। दूसरी बात, मैं सुझाव दूंगा, अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि 5994 को एक साइड छोड़ दें। ETT के जो कैंडिडेट हैं, अब चाहे वो अब परस्यू हो, चाहे वो पास आउट हो या +2 पास हो, जो केवल +2 पास हैं, और वो चाहते हैं कि ये जो 1 अप्रैल वाला मामला है ये ख़त्म हो, तो उनको इस 1 अप्रैल वाले को अलग से चैलेंज करना होगा, न कि सिर्फ अभी से। ज़रूरत नहीं, अगर वैकेंसी निकालने के बाद आप चैलेंज करेंगे तो मामला अलग हो जाएगा। अभी कोई भी सर्विस रूल को चैलेंज कर सकता है, जैसे राजस्थान वाला ने कर दिया। आप इस BA सर्विस रूल को चैलेंज कर दें, क्योंकि हर जगह जो ETT है वो +2 बेस है। जब ETT +2 बेस है तो BA क्वालिफिकेशन का औचित्य क्या है? तो इसका अर्थ पहले ETT को कोई जो बेसिक क्वालिफिकेशन है वो BA करी जाए, और BA बेसिक क्वालिफिकेशन करने के बाद ही उसको रिक्रूटमेंट प्रोसेस में भी BA शामिल की जाए। तो ये चैलेंजेबल तो ये है।
तो दोस्तों ये थी बातें, टाइम ज़्यादा हो गया, मेरी वीडियो का टाइम भी ज़्यादा हो गया, तो मेरा आग्रह है कि लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू।